हाँ तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चार्ज, और चार्ज के बारे में कुछ बहुत ही एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी था, जिनको जाने बिना हम आगे इस 12th फिजिक्स के सिलेबस में हम जा नहीं सकते। क्योंकि अगर चार्ज के बारे में अगर हमें ढंग से नहीं पता है और चार्ज के बेसिक्स फंडा जो है वो हमारे अगर क्लियर नहीं है तो फिर आगे के कंसेप्ट समझने में हमें काफ़ी दिक्कत आती है। आज हम स्टार्ट करेंगे ये वाला लेक्चर मेथड्स ऑफ चार्जिंग से, उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे और उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स करके फिर इस लेक्चर का हम एंड करेंगे। कूलम्ब्स लॉ, उसके वेक्टर फॉर्म और उसके स्केलर फॉर्म पे न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। हेडिंग लगाइए। तो बच्चों हमने हेडिंग लगाई मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के कौन कौन से मेथड्स हमारे पास हैं। तो देखो बच्चों, बेसिकली चार्जिंग के जो मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है उसमें से जो फर्स्ट मेथड है उसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन। ठीक है, तो जो पहला हमारा मेथड होता है बच्चों, चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन। देखो बच्चों, ये वाला जो कंसेप्ट है ये तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में काम में लेते ही हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के अंदर हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपस में रब करते हैं, और आपस में रब करने के बाद हम क्या देखते हैं कि हमारा जो एक ऑब्जेक्ट है वो एक ऑब्जेक्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। क्योंकि हम जानते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में न्यूक्लियस से जैसे डिस्टेंस ज्यादा होगी आर, फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं आर स्क्वायर अपॉन में होता है। तो जब भी न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो लूजली बाउंड होगा, तो वो आसानी से अलग हो जाएगा। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट जो उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, जो डोनेट करता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और इस तरीके से एक ही प्रोसेस के अंदर दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, एक ही प्रोसेस के अंदर दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाते हैं। जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जिसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग में मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट लिया ए, एक ऑब्जेक्ट लिया बी। ठीक है, माना इसके पास में इलेक्ट्रॉन थे 4, और देखो 4 पॉजिटिव चार्जेस होंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसके पास हम मान लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, उतने ही इसके पास में प्रोटॉन भी होंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक है बच्चों, ये इनकी स्टार्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो ये हम डाल लेते हैं फर्स्ट बिफोर रबिंग। देखो बच्चों, इतनी आसानी से समझाऊंगा कि आपको डायग्राम से ही याद हो जाएगा, आपको इसकी थ्योरी अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिफोर रबिंग ये वाली कंडीशन मेरे पास थी। ठीक है, अब देखो उसके बाद मैंने क्या किया, रब किया। तो देखो ये ऑब्जेक्ट ए, ये बी, और देखो यहाँ पे मैं प्रोसेस लिख देता हूं, रबिंग प्रोसेस लिखी मैंने। अब देखो रबिंग में क्या हुआ बच्चों, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए इधर, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो बच्चों, इसके पास में इलेक्ट्रॉन 8 थे, 2 चले गए। अब इसके पास कितने बचे, 6, और ये कितने बचे, ये तो 8 ही रहेंगे। क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव चार्जेस है, प्रोटॉन्स वो तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, बाउंडेड होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, तो वो तो बाहर ही नहीं निकलते। कंडक्टर के अंदर कंडक्शन के लिए वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते, इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकले। ठीक है, अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन और 8 पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई। ठीक है, देखो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब देखो पहले तो हम एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं रबिंग जो हुई,
रबिंग में देखो बच्चों, यहाँ पे कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे हो गए 6, और यहाँ पे कितने हो गए बच्चों, 4। ठीक है, ये देखो बच्चों पॉजिटिव तो बदलेगा नहीं। ठीक है, अब बच्चों हम देख सकते हैं यहाँ पे जो चार्जेस है, नेट चार्ज क्या होगा। तो देखो बच्चों, ये 8 प्लस के और 2 नेगेटिव के, तो नेट चार्ज पॉजिटिव हो गया, +2 ही। यहाँ पे देखो प्लस का 4 और माइनस का 6, तो नेट चार्ज माइनस का हो गया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं, इसका नेट चार्ज हो जाएगा नेगेटिव, इसका नेट चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, और इसका नेट चार्ज कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है ना, देखो यहाँ पे 8 प्लस के और 6 माइनस के। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये हो गया है। और दूसरा भी इसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस का 4 और माइनस का 6, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा हो गया बच्चों, ये हो गया नेगेटिवली चार्ज, और ये ऑब्जेक्ट जो है बच्चों, ये हमारा हो गया है पॉजिटिवली चार्ज। दोनों ही हमारे चार्ज हो गए हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये डायग्राम आप बना लीजिए। उतार लिया होगा बच्चों, तो देखो मैं मिटा देता हूं इसे, स्क्रीनशॉट आप तुरंत लिया कीजिए। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें लिख लेते हैं हम मेथड क्या होता है चार्जिंग का, वो हम लिख लेते हैं। उस मेथड के लिए हम लिखेंगे द ऑब्जेक्ट in which electron is loosely bound after rubbing नीचे लिख लेते हैं, after rubbing donates electron and gets positively charged and another object which receives electron gets negatively charged, उतार लीजिए बच्चों। ये हो गया हमारा चार्जिंग बाय रबिंग और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन।
इसमें बच्चों कुछ पेयर्स हमारे पास बनेंगे, वो आप उतार लीजिए। ठीक है, कि रबिंग के बाद जो बेसिक एग्जांपल्स आपकी बुक में दे रखे हैं, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए पॉजिटिवली चार्ज्ड और ये लिख लीजिए नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो देखो जब भी किसी प्रोसेस के अंदर हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करेंगे, जैसे कि ग्लास रोड, कैट फर, वुडन, ठीक है ना, ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ, इनको रब किया तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव। इस पे लूजली बाउंड होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये कलेक्ट करता है। एक और एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है बार बार, कैट फर, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी जो एबोनाइट या प्लास्टिक की रोड होगी उस पे आएगा नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो एबोनाइट और प्लास्टिक रोड, उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। और एक देख लेते हैं हम, तो आई थिंक चार्जिंग में इतना सफिशिएंट है, उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट वाला करते हैं हम। उतार लिया होगा आपने, मिटा देता हूं। सेकेंड मेथड करते हैं बच्चों। सेकेंड मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, इस मेथड में बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम लेंगे और दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में टच करेंगे। टच करने के बाद में उनमें जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम बोलेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें दो जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनका फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड है, तो इसमें लिखेंगे, पहले डायग्राम से आपको समझा देता हूं, फिर हम लिख लेंगे उसके बाद में। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ए माना, ये बी माना। ठीक है, सपोज इसके पास ये अनचार्ज है, ये अनचार्ज है ये वाला ऑब्जेक्ट, और जो बी वाला ऑब्जेक्ट है ये पॉजिटिवली चार्ज है। इसको हम बोल देते हैं, सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ये बना लीजिए डायग्राम। ठीक है, तो बच्चों पहले ये दूर दूर रखे हुए थे, फिर हमने उनको आपस में फिजिकल कांटेक्ट में लेके आए। तो नेक्स्ट डायग्राम कैसा बनेगा, इस तरीके से।
टच कर दिया तो देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चार्जेस हैं। जैसे हम टच करेंगे तो 4 इस पे आ जाएंगे, 1 2 3 4, 4 इस पे 1 2 3 4, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इन कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, जब आपस में इनको कॉन्टैक्ट में लेके आए। अब जो देखो ये हमारा अनचार्ज ऑब्जेक्ट था ए, वो पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है, ठीक है। हम लिख देंगे टच करने के बाद अगर हम दूर ले गए ए बी 1 2 3 4, ठीक है, ये यहाँ पे लिख दो, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट था ए स्टार्टिंग में कैसा था बच्चों, अनचार्ज, अब ये कैसा हो गया है, अनचार्ज पॉजिटिवली चार्ज। तो देखो बच्चों इस मेथड में हमने देखा कि अनचार्ज ऑब्जेक्ट को इस तरीके से भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज जो बच्चों न्यूमेरिकल सोल्व करने में भी तुम्हारे काम आएगी, वो क्या, कि जब 8 थे तो 4 4 क्यों डिस्ट्रीब्यूट हुए इक्वली, क्योंकि देखो बेटा कंडक्शन की प्रॉपर्टी में ये है कि जब भी हम एक चार्ज ऑब्जेक्ट और एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को आपस में टच करेंगे, या ये भी हो सकता है इसके पास में ज्यादा चार्जेस है और ये अनचार्ज नहीं, इसके पास में 8 है और इसके पास में 2 है चार्जेस, तो जैसे हम इनको फिजिकल कांटेक्ट में लाएंगे तो इसके पास 4 और इसके पास 4, जब इस तरीके से होगा, या इसके पास 5 इसके पास 5, तब जाके कंडक्शन स्टॉप होगा। क्योंकि बच्चों हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर कि जब भी किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब तक जो हमारे चार्जेस का फ्लो है वो बंद नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर 8 चार्जेस है और हमने टच किया, सपोज यहाँ पे 2 ही चार्जेस है, तो फिर और भी चार्जेस इधर आना चाहेंगे, कब तक, जब तक कि दोनों के इक्वल ना हो जाए। जब दोनों के 4 4 हो जाएंगे तो कंडक्शन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सेम पोटेंशियल पे करंट फ्लो नहीं करता, चार्जेस फ्लो नहीं करते। तो उस कंडीशन के अंदर जब दोनों पे चार्जेस इक्वल हो जाएंगे तब कंडक्शन रुकेगा, फिर हम दोनों को अलग अलग करेंगे, तो जो अनचार्ज वाला होगा वो चार्ज हो चुका होगा। ये दूसरा प्रोसेस है, आप समझ गए होंगे। डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं आपको लिखवा भी देता हूँ। मिटा देते इसे बच्चों। क्या लिखेंगे इसमें हम, when two objects come in contact with each other, then charges will flow from the object at high potential हाई पोटेंशियल का मतलब जिसके पास में चार्जेस ज्यादा है। या आगे हम पढ़ेंगे कि चार्ज पोटेंशियल जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये अभी आगे आएगा, चैप्टर्स आगे आने वाले में। हाई पोटेंशियल हैविंग more charges
to the object at low potential having less charges when both are at equal potential flow of charges will stop and the uncharged object gets charged। ये प्रोसीजर हो गया बच्चों। तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे वो मैं आपको लिखा चुका हूं, उतार लीजिए आप। और लास्ट पार्ट भी इसका कंप्लीट करते हैं बच्चों, मिटाइए। उतार लिया होगा आपने। तो जो नेक्स्ट मेथड आएगा बच्चों वो हमारे पास है थर्ड, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो बच्चों इस मेथड में किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में किसी फिजिकल कांटेक्ट में आना कोई भी रिक्वायर्ड नहीं होता है, कोई नेसेसरी नहीं है। एक ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से, जैसे कि हम दो मैग्नेट्स को पास में लाते हैं तो हम देखते हैं दूर से अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। कॉम को हम बालों में रब करते हैं और स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं, दूर से ही अट्रैक्शन हो जाता है। ये उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है, जो कि इस चैप्टर में आगे आएगा भी। पर अभी हम समझ लेते हैं इसके लिए टच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, दूर से ही ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जा सकता है। कैसे, पहले हम डायग्राम से देखते हैं, फिर उसके बाद में लिख लेंगे। सॉरी, देखो बच्चों, ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है। इसके पास में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से फैले हुए थे, ठीक है, इस तरीके से थे। रैंडमली जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस भी होंगे, ताकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और रैंडमली किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, है ना। अब हमने देखो बच्चों क्या किया, इसके पास में ग्लास रोड लेके आए, ठीक है। क्या लेके आए, ग्लास रोड, ठीक है बच्चों। ग्लास रोड कैसी होती है, ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज होगी, तो देखिए ये नेगेटिव को अपनी तरफ इंडक्ट कर लेगी और प्लस प्लस को रिपल्शन के थ्रू दूर आउटर सरफेस के ऊपर, ठीक है ना, ये जो हमारा सरफेस होगा उसको जितना दूर भेज सकती है उतनी दूर भेज देगी। क्योंकि देखो वैसे तो ये हो सकता है बहुत दूर रिपल्शन करती, पर बाहर तो ड्राई एयर है जो कि बेसिकली इंसुलेटर होती है, तो इसको जितनी दूर पॉसिबल है रिपल्शन प्लस को कर देगी और माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो नेक्स्ट डायग्राम में क्या होगा बच्चों, ये देखो माइनस इधर आ गए और प्लस इधर निकल गए। ये है ग्लास रोड,
ठीक है, ये क्या है, ग्लास रोड। अब देखो माइनस इधर आ गए, प्लस इधर आ गए। हमको सपोज इस ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव को ग्राउंड कर देंगे। अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है तो यहाँ की तरफ अर्थिंग कर दूंगा, नेगेटिव को सारे को ग्राउंड कर दूंगा। और पॉजिटिवली चार्ज चाहिए, ठीक है ना, नेगेटिवली चार्ज चाहिए तो सारे पॉजिटिव को ग्राउंड कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी हमें चाहिए, सपोज हमें चाहिए ये पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, या सपोज ये चाहिए मुझे नेगेटिवली चार्ज हो जाए ऑब्जेक्ट, तो देखो मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ग्लास रोड। ग्लास रोड है। अब जहां पे जो हमारे पास सपोज हम तो इसको नेगेटिवली चार्ज करना चाहते थे, तो जो बच्चों ये प्लस थे ना, इस वाली साइड को हमने ग्राउंडेड कर दिया, ठीक है। अर्थिंग कर दी उनकी। अब हमारे पास क्या बचा बच्चों, पॉजिटिव तो सारे ग्राउंडेड हो चुके हैं, या हम बोल सकते हैं अर्थ से नेगेटिव चार्ज आके इनको न्यूट्रल कर चुके हैं। अगर आप ये मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज चलते नहीं है, कंडक्टर्स के अंदर नेगेटिव ही चलते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि अर्थ के पास तो अनलिमिटेड चार्ज है। तो अर्थिंग में अगर आप ऐसा नहीं मान सकते कि पॉजिटिव चार्ज गया होगा, तो आप ये मानिए कि अर्थ से नेगेटिव चार्ज आए होंगे और इनको न्यूट्रल कर दिया होगा, तो फिर हमारे पास सिर्फ कौन से चार्ज बचेंगे, नेगेटिव। तो अब हमारा नेक्स्ट डायग्राम क्या हो जाएगा बच्चों, देखो नेक्स्ट डायग्राम बना लेते हैं, इसको बोल देते हैं ए बी सी। अब बना लेते हैं डी या डी। इसके पास सिर्फ नेगेटिव चार्जेस हैं, और ये हमने देखा ये क्या है, ग्लास रोड। अब हम इसे चार्ज तो कर ही चुके हैं, पॉजिटिव तो सारा जा चुका है। अब इस ग्लास रोड को हटा लेंगे तो बच्चों हमारे पास कैसा बचेगा, ये माइनस जो कि अट्रैक्शन की वजह से, प्लस के अट्रैक्शन की वजह से एक तरफ हटा हुआ था, रुका हुआ था, ग्लास रोड को हटाते ही चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज। तो देखो बच्चों, हमने देखा कि इस तरीके से हमने किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर दिया। अगर हमें इस स्टेप के बाद में नेगेटिवली चार्ज चाहिए था तो हमने ये क्या, अगर पॉजिटिवली चार्ज चाहिए होता था, ठीक है ना, तो हम क्या करते, इस नेगेटिव को सारे को ग्राउंडेड कर देते तो ये पॉजिटिव बच जाता। इसी स्टेप में दोनों काम हो सकते थे। ये उतार लीजिए। उतार लिया होगा आपने, निकाल देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे भाई बच्चों इसमें, फर्स्ट पॉइंट, इन दिस प्रोसेस there is no physical contact of two objects is necessary
like चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन की जैसे दो ऑब्जेक्ट्स को फिजिकली कांटेक्ट में लाने की कोई जरूरत नहीं है। दिस चार्जिंग is due to electric field of an object। किसी भी ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्जिंग हो जाती है, फिजिकली कांटेक्ट कोई करवाने की जरूरत नहीं होती। बाकी प्रोसेस आपने डायग्राम में देखा है। उतारिए, फिर हम आगे करते हैं। उतार लिया होगा बच्चों आपने, मिटा देते हैं। तो देखो बच्चों, इस प्रोसेस के अंदर हमने तीनों टाइप की चार्जिंग देखी। इंडक्शन, जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स का फिजिकल कांटेक्ट नेसेसरी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड से हो जाएगा। कंडक्शन, दो ऑब्जेक्ट्स का फिजिकली कांटेक्ट होगा और इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और थर्ड वाला तो हमने देखा था रबिंग, जिसमें भी रब करेंगे, लूजली बाउंड होंगे, वो डोनेट कर देगा, है ना। और जिसमें दूसरा वाला अट्रैक्ट कर लेगा और एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, एक नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसकी यूनिट लिखते हैं बच्चों, देखो यूनिट ऑफ चार्ज ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होगी बच्चों इसकी, ध्यान रखो, इसकी ऐसा यूनिट होगी कूलाम, सी से डिनोट करेंगे। सीजीएस यूनिट क्या होगी, ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और स्टेट कूलाम। ESU और स्टेट कूलाम। रिलेशन क्या होगा बच्चों इन दोनों में, SI और CGS यूनिट में, तो लिखोगे 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। ठीक है बच्चों। डायमेंशन क्या होगी इसकी, तो देखो डायमेंशन तुम जानते हो, I is equal to Q/T, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो Q क्या हो गया बच्चों, I × T। I क्या होगा बच्चों, एम्पियर, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, सेकेंड, ठीक है। एम्पियर इंटू सेकेंड, जिसको हम कूलाम बोलते हैं सॉरी। और अगर डायमेंशन लिखनी हो तो एम्पियर करंट की A, टाइम की T, तो डायमेंशन क्या होगी बच्चों इसकी, डायमेंशन हो गई इसकी A और टाइम की T, AT, ये हो गई इसकी डायमेंशन। सॉरी, मिटाते हैं बच्चों, आपने उतार लिया होगा। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लिखते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।
properties of charge। बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी आएगी एडिटिविटी। ठीक है, एक लाइन में याद रख सकते हैं बच्चों, उसको कोई ज्यादा उतारने की जरूरत नहीं है। एडिटिविटी का होगा कि जितने भी चार्जेस होंगे उनका सिंपल एल्जेब्रिक सम होगा। एडिटिविटी का मतलब होगा एल्जेब्रिक सम of all the charges in system, all the charges in system। उतार लीजिए, बिल्कुल आसान है। जैसे कि ये कोई सिस्टम है, इसके अंदर है +3 क्यूब -6 क्यूब +7 क्यूब -8 क्यूब +3 क्यूब। अब मैं बोलूँ इसका नेट चार्ज बताइए सिस्टम का, तो क्या करना है? सिंपल एल्जेब्रिक सम। क्या करना है बच्चों? एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम करने के लिए आप क्या करेंगे? सिंपली मैथमेटिक्स के लिए जोड़ लीजिए इनको। 3 + 7 कितने हो गए? 10 +3 13, 13 प्लस के और माइनस के कितने हुए? 8 + 6 14। ठीक है, तो इसका चार्ज नेट क्या हो गया? +13 क्यूब, ये 13 हो गए और ये हो गए -14 क्यूब, इसका हो गया -क्यूब। तो क्या हो गया इसका नेट चार्ज? सिंपल मैथमेटिक्स की जैसे ऐड कर लेते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ करने का या अपन को सीखने की जरूरत है नहीं। एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से बताया मैंने। सेकंड प्रॉपर्टी बच्चों, ये प्रॉपर्टी है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। ऑफ चार्ज इनवेरिएंस का मतलब क्या होगा बच्चों? जब भी हमारा चार्ज बहुत तेजी के साथ में एक्सिलरेट करेगा तो उसका मास हल्का सा, कोई भी पार्टिकल जो बहुत तेजी के साथ में एक्सिलरेट करेगा, तो आइंस्टीन की एक इक्वेशन है जो भी मैं आपको लिखाऊंगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर जो उन्होंने दी थी, उसके अकॉर्डिंग उसका मास हल्का सा इंक्रीज हो जाएगा पार्टिकल का, पर उसके चार्ज में कोई भी अंतर नहीं आएगा। चार्ज रिमेन्स द सेम। वही प्रॉपर्टी है, उसी को हम बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। चार्ज कभी नहीं बदलेगा, जो उस पर वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 हमेशा फिक्स रहेगी। मास हो सकता है हल्का सा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो इसके अंदर लिखिए आप when a particle accelerates its mass can increase a little bit according to the following formula given by Einstein in special theory of relativity। कौन से फॉर्मूला के अकॉर्डिंग? तो देखो बच्चों, ये उतार लीजिए आप, वो लिख के बताता हूं मैं।
देखो बच्चों, कौन सा फॉर्मूला दिया था वो फॉर्मूला था m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब देखो बच्चों, m नॉट तो इनिशियल मास है, ये कि बाद में जो फाइनल मास है वो क्या होगा, 1 माइनस v उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, और c है बच्चों स्पीड ऑफ लाइट। अब आप मुझे बताइए, कोई ऑब्जेक्ट कितना भी तेज चले इस यूनिवर्स के अंदर, लाइट की स्पीड से तो ट्रेवल नहीं कर सकता। लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना तो पॉसिबल ही नहीं है। इस यूनिवर्स में सबसे तेज कौन चलता है, वो स्पीड लाइट की है। तो हमने देखा इसके बराबर तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी वेलोसिटी लाइट के इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये वैल्यू हमेशा कम होगी। देखो, छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू डिवाइड करेगी तो ये वैल्यू हमेशा कम होगी, फिर ये माइनस होगी 1 में से, फिर इसका भी रूट निकालेंगे तो और कम हो जाएगी। ये नीचे वाली वैल्यू कम होगी तो ये बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मास तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हल्का सा इंक्रीज हो जाता है, पर चार्ज ऑलवेज रिमेन्स द सेम। बट चार्ज will never change it always remains the same। चार्ज सेम ही रहेगा, चार्ज कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो मास इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बदल सकता है। चार्ज की वैल्यू तो जो 1.6 × 10⁻⁻19 या उसका कोई इंटीग्रल मल्टीपल जो है वो ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। बता लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट अब हम इसकी जो प्रॉपर्टी है वो स्टडी करते हैं, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या लिखते हैं बच्चों, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। हम लिखेंगे द चार्ज कैन नीदर बी created nor be destroyed. It can only be transferred from one object to another। एक से दूसरे ऑब्जेक्ट में सिर्फ ये ट्रांसफर किया जा सकता है। एग्जाम्पल इसका मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास में चार्जेस है प्लस के 2 माइनस के भी 2। बी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं,
बी के पास है 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, ठीक है। यहाँ पे मैंने उठा के इनको रब किया, रब करने के बाद में क्या देखा बच्चों, देखो नेक्स्ट यहाँ पे कितने आ गए, ये हो गए 4, 2 ऐड हो गए प्लस हो गए, यहाँ से कितने आए थे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए, इसको मैं बोल देता हूँ बी, और यहाँ से आए 2 इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ, ये 4 ही हो गया, ये तो 2e प्लस है। और यहाँ पे कितने रह गए बच्चों, जो बी था इसके पास में 2e प्लस 4e, ठीक है। देखो बच्चों सिस्टम में पहले नेगेटिव कितने थे, 4 प्लस 2 6 इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस 4 6 प्रोटॉन। रबिंग के बाद में क्या हुआ, 2 इधर चले गए इलेक्ट्रॉन, बाद में सम कितना हुआ 4 प्लस 2 6 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 प्लस 4 ये कितने हुए बच्चों 6 प्रोटॉन। तो हमने देखा बिफोर और आफ्टर चार्ज तो सेम ही है, इस प्रोसेस में सिर्फ क्या हुआ है चार्जेस का ट्रांसफर। हमने देखो बच्चों बोला ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, तो यहां से यहां सिर्फ चार्जेस का क्या हुआ है ट्रांसफर, ठीक है। तो सिस्टम में पहले जितने चार्ज थे नेगेटिव या पॉजिटिव बाद में भी उतने ही रहते हैं, सिर्फ एक से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होते। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा, उतारिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और एग्जाम्पल बता देता हूं बच्चों। उतार लिया होगा आपने, एक और एग्जाम्पल बता देता हूं। देखो बच्चों न्यूक्लियर रिएक्शन है 92 यूरेनियम 238, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है अल्फा बीटा, और ये इसके डीके होते हैं। ये अभी हमारा चैप्टर आएगा 13 नंबर का, आगे जो चैप्टर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। तो हमने देखा इसका डीके हुआ अल्फा डीके, और ये बच गया 90 थोरियम 234, और इससे निकल गया एक 2He4। 2He4 को हम अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं। तो हमने देखा रिएक्शन से पहले और बाद में चार्जेस सेम ही है, देख रहे हो 92 यूरेनियम 238, 90 में 2 प्लस किए तो 92 बन जाएंगे, 234 में 4 प्लस किए 238। इसका मतलब टोटल चार्ज तो हमेशा सिस्टम में कंजर्व ही रहता है, प्रोसेस से पहले और उसके बाद में सिर्फ एक से दूसरी जगह हम उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। उतारिए फिर नेक्स्ट हम जो है लास्ट प्रॉपर्टी भी इसकी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट प्रोसेस जो है बच्चों वो हम देखते हैं, उसका नाम है
फोर्थ, और उसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो देखो बच्चों, इसमें क्या होगा, मिनिमम यूनिट या मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, which is called क्वांटा ठीक है, क्वांटा एंड इट्स फर्दर डिविजन्स। क्वांटा का मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट, या वैल्यू, स्मॉलेस्ट यूनिट या वैल्यू, which further divisions are not allowed। ठीक है, तो बच्चों चार्ज की जो मिनिमम वैल्यू है, वो वैल्यू जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो उसकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारे पास होगा प्रोटॉन, ठीक है, और क्या होगा, न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर कहीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये अगर हम मान लें एटम है, तो चार्ज की स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो एटम में सबसे छोटी यूनिट है इलेक्ट्रॉन, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, इलेक्ट्रॉन। स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन एटम इज इलेक्ट्रॉन। किसको मान रहे हैं बच्चों हम, इलेक्ट्रॉन को। देखो क्वांटम फिजिक्स में इसको भी अब हम पॉजिटिव नंबर से उसको डिवाइड कर सकते हैं, जो कि थ्योरी आती है क्वार्क्स की, पर ये क्वांटम फिजिक्स नहीं है। हमारी जो फिजिक्स है क्लास 12 की, उसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो एटम में होगा पार्टिकल, वो होगा इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसका फर्दर डिवीजन या ये फ्रैक्शन के फॉर्म में होना अलाउड नहीं है। ठीक है, किस तरीके से, तो ये उतार लीजिए, फिर मैं आपको आगे लिखवाता हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर आगे लिखवाता हूं। हम लिखेंगे this value can never be a fraction it is always
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ये वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगी, क्यों? इसको हम क्या बोलेंगे? चार्ज। ये होगा इंटीजर वैल्यू, और ये तो हमेशा फिक्स होता है बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इससे देखिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो लिख लीजिए। लिख लिया? बता लीजिए फिर इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। तो देखो बच्चों, ये जो आपने वैल्यू ली Q इज इक्वल टू NE, एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर मैं बोलूँ 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, एक चार्ज किसी को सेंड कर दिया जाए, करेक्ट है। 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, इतना चार्ज किसी को सेंड कर दिया जाए, ये भी करेक्ट है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ बच्चों 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ये चार्ज किसी को सेंड कर दिया जाए, तो देखो बच्चों ये ठीक है, किया जा सकता है, ये ठीक है, किया जा सकता है, ये गलत है। क्योंकि देखो बच्चों 2.5 ये कैसी वैल्यू आ गई? फ्रैक्शन। अब देखो हमें ये तो पता है कि 2 चार्ज तो हम सेंड कर देंगे जो कि पूरा इंटीजर है, ठीक है। पर ये 0.5 चार्ज, इसका मतलब चार्ज को डिवाइड करना, चार्ज को आधा करना। सपोज ये 2.5 के लिए बोल रहे हैं, तो हम बोलेंगे चार्ज को आधा करो। चार्ज की वैल्यू कितनी है? 1.6, इसका आधा करेंगे कितना होगा? 0.8, ठीक है ना। तो 2 चार्ज सेंड किया जाए, उसके साथ में 0.8 और ऐड करके, ठीक है। पर बच्चों 0.8 इंटू 10⁻⁻⁹, ये चार्ज किस पे होता है? हमने देखा स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इसका मतलब उससे स्मॉलेस्ट तो कोई पार्टिकल हम मानते ही नहीं है। तो 0.8 इंटू 10⁻⁹ चार्ज जाएगा किस पे? वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई पार्टिकल होता ही नहीं है। इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मिनिमम क्वांटा जो है, चार्ज की मिनिमम वैल्यू, वो चार्ज है, चार्ज की वो वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁹। इसका फर्दर डिवीजन 1.6 वाली वैल्यू का अलाउड नहीं है। इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें बोल दे 4.7 सेंड करो, ये भी पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से भले, ये दोनों तरीके अलाउड नहीं है, वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी। उतार लीजिए। ठीक है। अब देखो बच्चों, हम सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो अभी आप ये मत बोलिएगा कि इलेक्ट्रॉन पे तो सर, इलेक्ट्रॉन पे तो ये चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। हम सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं, अदरवाइज तो माइनस भी होगा इलेक्ट्रॉन वाले चार्ज के आगे, ठीक है। तो हम सिर्फ अभी वैल्यू की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ माइनस नहीं लिखा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है और प्रोटॉन का यही चार्ज प्लस 1.6 होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको अलग से बता रखा है फर्स्ट लेक्चर में। उतार लीजिए। फिर हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों।
ठीक है, ये तो आपको पहले ही बता रखा है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होगा, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना होगा बच्चों, 0। न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही नहीं होगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हो गई, चार्जिंग के मेथड्स हो गए। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कीजिए बच्चों। हाउ मेनी number of electrons are there in 1 coulomb charge। किस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों, Q इज इक्वल टू एनी, Q हमको दे रखा है 1 कूलम, ठीक है, Q दे रखा है 1, N हमसे पूछा है और इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। E को अपॉन में भेज दिया, Q की जगह 1 और E की जगह ये N। बच्चों सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आंसर लिख लीजिए। फर्स्ट एग्जांपल, उतार लिया बच्चों। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी पॉजिटिव and negative charges are there in 250 gram of water। 250 ग्राम वाटर में कितने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो बच्चों ये मोलर कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला आप लगाएंगे Q इज इक्वल टू एन, सॉरी, और ये जो N है, ये N हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा बच्चों मोलर कंसेप्ट से। तो ये लिख लीजिए, फिर अपन फाइंड आउट करते हैं। तो लिखो नंबर ऑफ H2O molecules in 250 ग्राम वाटर कितना होगा बच्चों, 250 अपॉन
इसका H2O, बच्चों H2O इसका मॉलिक्यूलर मास 16 + 2 18 ग्राम लेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 18 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए 023 इंटू 10⁻23। ये आगे उतार लीजिए। तो ये अपन को निकालना है बच्चों n, और बोलेंगे therefore टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस बच्चों कैसे निकालेंगे? 250/80 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ये तो है ही, इंटू यहाँ पे देखो एटम कितने हैं? 8 ये 2 ये 10, ठीक है 10 हो गए। हर एक के पास में 10 पॉजिटिव चार्ज हो या 10 नेगेटिव चार्ज हो, सबके पास में चार्ज होता है कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। ये आ गया हमारा n। तो बच्चों फिर ये हमारा सॉल्व हो चुका है। ये जो वैल्यू निकाली थी हमने टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, तो ये बेसिकली हमने क्या निकाला है? n। अब हम निकाल सकते हैं q, या 10 से मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं, e से तो हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो देखो q इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए 250/80 इंटू 023 इंटू 10⁻23 इंटू 10 इंटू e कितना होता है बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो बच्चों ये आएगा 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम चार्ज। उतार लीजिए। ये n फाइंड आउट करने का तरीका था। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जो उतार लिया होगा अपने मिटा देता हूं मैं। फटाफट से एक और क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं बच्चों, फिर एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, इफ 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स, या से हम लिख रहे हैं एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज सो मच दैट इट्स मास इंक्रीज बाय 9.1 नैनोग्राम। एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड सच दैट its mass increased by 9.1 नैनोग्राम। ठीक है, तुमसे पूछा है
हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स गिवन टू दैट ऑब्जेक्ट। सेकंड पूछा है फाइंड वैल्यू एंड नेचर ऑफ चार्ज। फाइंड वैल्यू एंड नेचर ऑफ चार्ज, ये हमसे पूछा है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स गिवन होंगे निकाल सकते हैं हम। आंसर करेंगे। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स इन 9.1 नैनोग्राम। ठीक है, तो बच्चों कैसे करें? 9.1 नैनो का मतलब कितना होता है बच्चों? 10⁻⁻9। ग्राम का मतलब 10⁻⁻3। अभी बन गया बच्चों किलोग्राम में। तो ये बच गया बच्चों 9.1 इंटू 10⁻⁻12 kg। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बच्चों? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो इतने किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे डिवाइड कर देंगे हम। Therefore, electrons in 9.1 minus 12 kg कितने होंगे? 9.1 kg divided by 9.131 kg। ठीक है, कितने निकलेंगे बच्चों? निकालो कितने आए? ये आ गए बच्चों आपके पास 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ये गया, ये ऊपर गया 31 में से 12 गए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये तो आ गया फर्स्ट वाला। तो सेकेंड वाला निकालना है, वैल्यू एंड नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, देखो सेकेंड वाला पार्ट करते ही उतार लियोगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड वाला करते हैं। देखो, फाइंड द वैल्यू एंड नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों हो गया Q इज इक्वल टू एन। एन तो कितना निकाला था आपने? 10⁻19 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सोल्व किया तो कितना गया बच्चों? 1.6 कूलम। और नेचर, तो नेचर कैसा होगा? बोलेंगे सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन therefore nature will be negative। इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो डेफिनेटली हमने इलेक्ट्रॉन ही तो निकाले 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑब्जेक्ट को देंगे तो नेगेटिव चार्जेस दे रहे तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो नेचर कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका जो नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, कूलम्स लॉ और उसके वेक्टर फॉर्म के, न्यूमेरिकल, स्केलर फॉर्म के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।